हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी आप लोग की चल रही होगी। तो दोस्तों, हम फिर से लेकर के आ गए हैं आप सभी के लिए बिहार शिक्षक बहाली का नेक्स्ट क्लास। जी हाँ, और ये आपका जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी, वो आपका हिस्ट्री हम लेकर के आए हैं दोस्तों। और हिस्ट्री अभी आपका चल रहा है, जिसमें ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं और हिस्ट्री भी आपका क्लास 9 तक कंप्लीट हो गया है। और हिस्ट्री का ये है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर हम बहुत सारा सवाल लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 1 से। और कुछ क्वेश्चन हम पीछे जो आपका क्लास 9 करवाया गया था उसमें से भी हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपका पीछे वाला भी कुछ रिवीजन होते रहे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है दोस्तों। तो सामाजिक विज्ञान के जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग आ जाइए फटाफट, क्लास 9 10th वाले। और क्योंकि आपके लिए ये जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आपको कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला। चैप्टर वाइज मैं करवा रहा हूँ, बिल्कुल 6 से लेकर के 10 क्लास तक, जहां आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों आपको जो बुक है इससे दोस्तों आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी एससीईआरटी से भी हम क्वेश्चन कुछ लेए हैं, जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, वहां से भी हम कुछ लेने का प्रयास किए हैं। और डेली आपकी जो क्लास चलती है रात में 9 बजे चलती है। इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पीडीएफ लेने के लिए ये जो नंबर हमारा दिया गया है, आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा दोस्तों। डेली आपकी क्लास चलती है रात में 9 बजे से। ये हमारा है 10th क्लास का एनसीईआरटी आज शुरू हो गया और लगभग 5 से 6 दिन में आपका ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसी सप्ताह में आपका ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपका जून में आपका दोस्तों ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जून में हम ये समाप्त कर देंगे क्लास 10। उसके बाद हम पॉलिटी पे आ जाएंगे और वो भी लगभग आपका जुलाई होते होते हम एनसीईआरटी आप लोग का कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम टेस्ट लेंगे आपका, और टेस्ट में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे सेक्शन से आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा देखिए व्हाट्सएप है 7857824310, और यही नंबर हमारा फ़ोन पे, गूगल पे है। मात्र इसमें 499 का चार्ज है आपको, और 499 के बाद आपको जितना पीछे क्लास हो गया है, जितना भी आपका छूट गया है, वो आपको सारा मिल जाएगा। वीडियो हो, पीडीएफ हो, सारा चीज़ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा और आपके पर्सनली आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा दोस्तों। और डेली वाइज फिर जैसे जैसे क्लास होते जाएगा आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। ये आज चैप्टर नंबर 1 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हैं, समय बहुत कम है, तो आप पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ को आराम से पढ़िए और यहाँ से आपको फालतू क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, बहुत ही मेहनत करके ये तैयार किया गया है आपको। और आप देखिएगा क्वेश्चन को तो आपको पता चलेगा, है ना, कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी पे करेंगे 499 का इस नंबर पे, तो पेमेंट करके दोस्तों स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पे जरूर भेजना है, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जा सके और आपको पर्सनली सारे पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, चलिए जी, तो आज का जो चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि जो आपका मेन सिलेबस है वो 9 10th ही है आपका मेन सिलेबस, है ना। 9 10th से ही आपका लगभग 70 से 80% प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ सवाल आगे पीछे से आपको भी पूछा जाएगा और लेवल कुछ आपका हाई रह सकता है। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है ना, आज का पहला सवाल है, क्या कह रहा है देखिएगा। ठीक है, और सबका हम आंसर भी नीचे दे दिए हैं, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो आज का पहला सवाल दोस्तों, और इससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है ना। जितने लोग आ गए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग एक बार। तो पहला सवाल है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यूरोप का मरीज। तो ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ रहे होंगे। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। किसको कहते हैं जी? यूरोप का मरीज आपको कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते चलूंगा, आप लोग फटाफट जवाब देते चलना है। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि लगभग 100 सवाल हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो टाइम आपका ज़्यादा लग सकता है। ठीक है जी, चलिए, तो दूसरा सवाल देखिए आपका। दूसरा सवाल है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। बताइए दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या फिर बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, आपका 1806 ईस्वी में। ईस्वी भी आपको ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। वीडियो को लाइक कर देना है सभी लोगों को दोस्तों। 9 बजे से आपकी डेली क्लास चलती है, तो डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। बताइए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन,
पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पुनर्जागरण। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? बताइए दोस्तों, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन है 1804, 1791, 1799 या 1805। आंसर हो जाएगा आपका 1804 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? 1804 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे दोस्तों? बताइए, गैरीबाल्डी जो थे ये पेशे से क्या थे, बताना है। ऑप्शन है आपका सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे या नाविक थे। गैरीबाल्डी जो थे दोस्तों ये आपका नाविक थे, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, राइट आंसर नाविक। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर सवाल है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो ये तो ज्योग्राफी का भी सवाल हो गया और हिस्ट्री के व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इटली और जर्मनी ये दोनों देश आता है दोस्तों आपका यूरोप महादेश के अंतर्गत। ठीक है, किस महादेश के अंतर्गत? यूरोप महादेश के अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला सवाल है आपका 7 नंबर। ठीक है, मैं हल्का से हल्का और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लिए हैं आपका, है ना। प्रश्न है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि रूस और किस देश के साथ हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो 1829 में एड्रियानोपुल की संधि रूस के साथ, और रूस के साथ कौन सा देश था? तो रूस के साथ तुर्की था ना। रूस और तुर्की के बीच हुआ था दोस्तों एड्रियानोपुल की संधि, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1829 ईस्वी में ये आपका संधि होता है आपका। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रैंकफर्ट की संधि होती है 1864, 1866, 1870 या फिर 71 में। तो ये संधि होती है आपका 1871 ईस्वी दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल है आपका 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण, जी हाँ, प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रसा? तो वो था दोस्तों आपका ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 10 नंबर। कह रहा है कि काउंट कावूर, जी हाँ, प्रश्न है काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट कावूर ने विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजपूत, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? तो काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था दोस्तों? तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप में मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जो आपको अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रांस में दोस्तों किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपका हैप्सबर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश या फिर जारशाही वंश। तो वो था दोस्तों आपका बुर्बो वंश, है ना। बुर्बो वंश लुई 16वां किस वंश का था? तो बुर्बो वंश का ही था आपका, है ना। फ्रांस में यह वंश चलता था। अगला है कि प्रश्न है दोस्तों कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? बताइए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड? क्या होगा दोस्तों आंसर? फटाफट आपको बताना है आंसर क्या होगा जी, है ना। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो वो है आपका यूनान। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका यूनान। बहुत अच्छा, आंसर नंबर बी। अगला सवाल है आपका 13 नंबर। कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए दोस्तों, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये संगठन था लाल सेना या फिर कार्बोनरी संगठन या फिर फिलिप हेटारिया या फिर डायट? तो ये संगठन था दोस्तों आपका कार्बोनरी संगठन से मेजनी का संबंध था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट 1806 में या फिर नेपोलियन तृतीय या फिर बिस्मार्क? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा 1806 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। फटाफट चलिएगा, आप लोग जवाब देते चलिएगा, आपके पास समय ज्यादा नहीं है।
और इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि जालवेरिन एक संस्था थी दोस्तों, बताइए जालवेरिन जो संस्था थी ये किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी एवं सामंतों की? तो ये जो संस्था थी वो थी आपका व्यापारियों की, ठीक है, व्यापारियों की यह संस्था थी। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला सवाल है दोस्तों आपका 16 नंबर, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति, ये तो बलवन भी किया था आपका ना, बलवन भी हम लोग पढ़े थे मध्यकालीन भारत में, लेकिन आपको यहां पर बताना है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर क्या होगा? बिस्मार्क है, विलियम है, हिटलर है, बिस्मार्क है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपका 17 नंबर की, ओटो को निम्नलिखित में से कहां का राजा घोषित किया गया था? जी हां, ओटो को दोस्तों, ओटो को कहां का राजा घोषित किया गया था? रूस का, यूनान का, फ्रांस का, जर्मनी का? तो आपका आंसर हो जाएगा ये यूनान का ये राजा घोषित किया गया था ओटो को, ठीक है, यूनान का राजा। अगला सवाल है आपका 18 नंबर, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने प्रश्न है एक भी नहीं छोड़ना है, एकदम रट जाइएगा, यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको लड़ जाएगा डायरेक्ट आपका। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था आपको 1832 ईस्वी में, ठीक है, कब घोषित किया गया था? 1832, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर आपका बी है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उनकी रानी को फांसी की सजा दी थी? तो फ्रांस की किस संस्था ने दोस्तों लुई 16वां और उसकी रानी को फांसी पर चढ़ा दिया गया था ना? लुई 16वां और उसकी पत्नी का क्या नाम था? मैं बता चुका हूं पीछे, बताइएगा। तो उसकी पत्नी को फांसी पर चढ़ा गया था दोस्तों, किसने चढ़ाया था? कौन सी संस्था ने? तो कन्वेंशन ने चढ़ाया था, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, कन्वेंशन ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है देखिएगा, आपका सवाल नंबर 20 है कि 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था दोस्तों? बताइए 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई थी? संघीय शासन, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र या गणतंत्र? तो यहां पर स्थापित हुआ था दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस संधि द्वारा दोस्तों, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ, वो संधि कौन था? बताइए जल्दी से वो संधि का नाम, फटाफट जवाब दीजिए। वो संधि का नाम था एड्रियानोपुल की संधि। जी हां, एड्रियानोपुल की संधि के तहत दोस्तों यूनान राष्ट्र का उदय हुआ, यूनान राष्ट्र का उदय हुआ एड्रियानोपुल। 4-5 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। प्रश्न है कि नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? बताइए नव गुएल्फ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आंसर क्या हो जाएगा? नव गुएल्फ आंदोलन का नेता आंसर हो जाएगा दांते, मैकियावेली, गैरिबाल्डी या जियोबार्टी। जी हां, वो था आपका आंदोलन का प्रणेता जियोबार्टी था। अगला सवाल है आपका 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ दोस्तों? तो क्रीमिया का युद्ध या परसा डेनमार्क का युद्ध या फिर सेडोवा का युद्ध या फिर सेडान का युद्ध? जी हां, तो वो था आपका सेडान का युद्ध, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपका 24 नंबर की, निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसियांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों अलेक्जेंडर चिपसियांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह? ऑप्शन है 1815, 1821, 1824 या फिर 1832। क्या होगा आंसर बताइएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1821 ईस्वी, है ना, 1821, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका 25 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि हितेरिया फिलाइफ नामक संस्था की स्थापना हुई थी। बताइए
हितेरिया फिलाइफ नामक संस्था की जो स्थापना हुई लंदन में, पेरिस में, उड़ीसा में या फिर कहीं नहीं। ओडिशा नहीं है, ओडेसा है, उड़ीसा मत समझिएगा इसको, ओडेसा है, ठीक है। तो ये हुआ था आपका ओडेसा में ही दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, हितेरिया फिलाइफ नामक संस्था, ओडेसा, ओडेसा, उड़ीसा मत याद रखिएगा, ओडेसा। प्रश्न है आपका 26 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था दोस्तों? टीपू सुल्तान, मुर्शिद कुली खां, बाजीराव। हाँ, तो इंडिया वाले जो टीपू सुल्तान थे ना, ये भी जैकोबिन क्लब के फैन थे दोस्तों, और ये उसके सदस्य थे। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है आपका कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया था? बताइए, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? मेटरनिख ने, बिस्मार्क ने, चार्ल्स दसम ने या फिर कोई नहीं? तो वियना सम्मेलन का जो आपका मेजबानी किया गया था वो मेटरनिख के द्वारा किया गया था। मेटरनिख, जी हाँ, मेटरनिख। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज 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 सभी मेरे दोस्तों। प्रश्न है कि चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? चार्ल्स एल्बर्ट कहाँ का था दोस्तों? सार्डिनिया, पिडमाउंट या फिर पोलैंड या हंगरी या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यूनान का। क्या होगा आंसर? चार्ल्स एल्बर्ट जो था शासक, ये था सर्डिनिया का शासक, है ना, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक था दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर, सार्डिनिया पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट, चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट कहाँ का? सर्डिनिया पिडमाउंट का। अगला है आपका 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1789, 99, 1804 या 1815? तो नेपोलियन संहिता हुआ था आपको 1804 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, 1804 ईस्वी में। प्रश्न है कि हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए दोस्तों, हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? इतालवी, मैग्यार, फ्रेंच या पोलिश? तो हंगरी की जनता जो बोलती थी मैग्यार भाषा। कौन सी भाषा? मैग्यार भाषा बोलती थी। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, मैग्यार भाषा बोलती थी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संधि की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संधि की स्थापना की? ट्रांसपेडन संघ या फिर सेसल्पाइन संघ या राइन संघ या इनमें से कोई नहीं? तो नेपोलियन किया था दोस्तों जर्मनी में राइन संघ, है ना, राइन संघ। राइन नदी कहाँ बहती है? तो जर्मनी में बहती है, उसी के नाम पर इसका रखा गया राइन संघ, ठीक है, राइन संघ। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर की वियना सम्मेलन आयोजन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन है वियना सम्मेलन। ये कब हुआ था ये आपको बताना, 1804, 5, 1815 या फिर 1830 ईस्वी? क्या होगा? वियना सम्मेलन जो होता है ये मैंने कई बार बताया हूं, 1815 ईस्वी, 1815 ईस्वी वियना सम्मेलन। नेक्स्ट सवाल है आपका 33 नंबर। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? जी हाँ, तो गैरिबाल्डी जो रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी वो कब बनाई थी? 1862, 70, 72, 76? क्या होगा? तो ये योजना बनाई थी 1800 क्या होगा? 62 में, है ना, 1862 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। 9 बजे से दोस्तों आपकी क्लास शुरू हो जाती है, तो 9 बजे आपको हाजिर हो जाना है ना, अपना अटेंडेंस बना लेना है। आकर के सबसे पहले जय हिंद लिखना है मेरे दोस्तों, जितने लोग लाइव हैं, ठीक है जी, है ना। चलिए अगला प्रश्न चले, अगले सवाल पर है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बताइए, बुर्बो राजवंश का जो शासन था दोस्तों ये फ्रांस में था, है ना, और लुई 16वां किस वंश से था? तो वो बुर्बो राजवंश से ही था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर की मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? बताइए, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? अब आपको जो ऊपर नंबर दिख रहा है ना, जी हाँ दोस्तों, इसी नंबर पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, है ना, पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। मात्र 499 इसमें चार्ज है, और यही नंबर फोन पे गूगल पे है। आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीछे वाला आगे वाला सारा मिल जाएगा, और आपको आगे मिलते भी रहेगा जब तक एग्जाम न हो जाएगा, तब तक कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न है कि मार्सिले जो है ये
देश की राष्ट्रभक्ति गीत है दोस्तों? बताइए मर्सिले किस देश की? आंसर हो जाएगा ये मर्सिले जो है ये फ्रांस की राष्ट्रभक्ति गीत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस की राजधानी कहाँ है बताइएगा कमेंट करके। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बताइए 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध होता है, सेडान का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, या फिर साइडाइन का युद्ध है दोस्तों, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है फ्रैंकफर्ट का युद्ध। आंसर क्या होगा जल्दी बताना है। तो 1870 में जो फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध होता है ये होता है सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए 1870, याद रखना ईस्वी भी, है ना, फ्रांस और प्रसा के बीच में। अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789 में। फ्रांस की क्रांति 1789 में। फ्रांस में दोस्तों राजतंत्र समाप्त हो जाता है आपका और लोकतंत्र स्थापित होता है 1792 ईस्वी में, याद रखिएगा। मेटरनिख कौन था दोस्तों? बताइए मेटरनिख कौन था? रूस का जार था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, या पर्सा का चांसलर था? मेटरनिख जो था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहां का था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर कि इटली की स्थापना किसने की थी? बताइए इटली, है ना, इटली की स्थापना किसने की थी? इटली आपको खाने वाला ना, ये है इटली, वो है इडली, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो इटली की स्थापना जो हुई थी दोस्तों ये मेजनी के द्वारा हुई थी। किसने जी? मेजिनी, है ना, मेजिनी इटली। अगला प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? बताइए यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1934, 29, 30, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है 1935 में। कब हुई थी यंग यूरोप की स्थापना जो होती है दोस्तों? ये होती है आपका 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? बताइए सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया, प्रसा, नेपल्स या सर्डिनिया की? तो सेडोवा के युद्ध में दोस्तों पराजय हुई थी ऑस्ट्रिया की। किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया की। अगला प्रश्न है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बताइए लाल कुर्ती, जी हाँ, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था दोस्तों? बताइएगा लाल कुर्ती बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी या काबूर ने? लाल कुर्ती गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा लाल कुर्ती गैरिबाल्डी। अगला है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना, है ना, यूरोपीय सभ्यता का पालना। और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इतने मेहनत कर रहे हैं आप सभी को, अच्छा लग रहा है, प्लीज एक लाइक तो कर दीजिए। इतने लोग लाइव हैं, है ना, इतने ढीठ क्यों है भाई साहब? कोई लोग एकदम ढीठ होते हैं, है ना, चाहे जे हो जाए नहीं करेंगे, है ना, सोच लेते हैं। चलिए बताइए कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? यूनान को कहते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं? यूनान को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान है दोस्तों। अगला है कि वर्साई की संधि कब हुई थी? बताइए वर्साई की संधि 1915, 1916, 1919 या फिर आपका प्रश्न है 1920। कब हुई थी वर्साई की संधि? तो ये हुआ था आपका 1919 में हुआ था वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, जर्मनी पर बहुत सारा थोप दिया गया था, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में वर्साई की संधि। अगला प्रश्न है कि मेटरनिख क्या था दोस्तों? बताइएगा मेटरनिख क्या था, है ना। तो मेटरनिख कुछ नहीं था, ये क्रांतिकारी मेटरनिख जो था प्रतिक्रियावादी था ना। मेटरनिख जो था वो प्रतिक्रियावादी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है जी। अगला है कि मेटरनिख का पतन कब हुआ? मेटरनिख का पतन कब हुआ? 1945, 47, 48, 49। मेटरनिख का जो पतन होता है 1948 में होता है, ठीक है। इसका पतन कब होता है मेटरनिख का? 1948 में। अगला प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क संगीतज्ञ थे, नाटककार थे, कवि थे या कूटनीतिज्ञ थे? बताइए दोस्तों बिस्मार्क कौन थे? तो बिस्मार्क थे कूटनीतिज्ञ, है ना। कौन थे? कूटनीतिज्ञ थे दोस्तों बिस्मार्क आपका, है ना, कूटनीतिज्ञ थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिस्मार्क। अगला है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? बताइए इटली के एकीकरण का तलवार कौन था दोस्तों? कई बार पूछा गया है। बिस्मार्क, कोसुथ, गैरिबाल्डी या फिर आपका डी नंबर है नेपोलियन। तो दोस्तों इटली के एकीकरण का जो तलवार है वो है गैरिबाल्डी, है ना, गैरिबाल्डी है ऑप्शन नंबर सी, गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण का तलवार। अगला है आपका 49 नंबर सवाल।
कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? बताइए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? रूस था, ऑस्ट्रिया था, पर्सा था, इंग्लैंड था। तो इटली के जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था ऑस्ट्रिया, है ना। वो कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर बी है। हनोई समझौता कब होता है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हनोई समझौता कब होता है? हनोई समझौता होता है 6 मार्च 1946 को। 6 मार्च 1946, तो याद रखिएगा, हनोई समझौता 6 मार्च 1946, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? बताइए, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना, या नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था दोस्तों आपका पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। याद कर लीजिएगा जी, है ना जी। चलिए, तो हम लोग अर्धशतक लगा लिए हैं, है ना। हम चलते हैं अगला 52 नंबर फ्रांस प्रश्न पर। प्रश्न है कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? भाई साहब, ये तो छपेगा ही, ये छपेगा, एकदम रट लीजिए कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। जैसे आप छींकते हैं तो पूरे घर वाले को सर्दी हो जाता है ना, उसी तरीके से जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप को सर्दी हो जाता है। किसने कहा था? नेपोलियन, मेटरनिख, या फिर हिटलर, या गैरीवाल्डी ने? किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे मेटरनिक, है ना। मेटरनिक कहे थे दोस्तों, है ना। मेटरनिक न से, है ना, मेटरनिक नाक से छींकेगा, मेटरनिक याद रखिएगा, है ना। तो मेटरनिक नाक से छींकेगा तो पूरे यूरोप में क्या हो जाएगा जी? सर्दी जुकाम हो जाएगा, मेटरनिक। अगला है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? बताइए, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 5, 4, 7। इसमें टोटल जो कोड थे दोस्तों वो थे 5, है ना। टोटल 5 कोड थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन कोड में, है ना। नेपोलियन, देखिए नेपोलियन लिखने में कितने अंक लगा आपको? 5 अंक। नेपोलियन 5, तो ये 5 इसमें आपके कुल कोड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक लगा के याद रखिएगा, है ना। प्रश्न आपका है 54 की, रोमानीवाद क्या था दोस्तों? बताइए, रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद, अब बताइए रोमानीवाद क्या हो जाएगा? एक राजनीतिक आंदोलन था? नहीं। आर्थिक आंदोलन? ये भी नहीं। धार्मिक आंदोलन? ये भी नहीं। एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। बहुत सारा सवाल यहाँ पर हम सेट किए हैं, है ना। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी करते चलना है। इसका पीडीएफ आपको जो नंबर दिया गया है ऊपर में, इस पर मिल जाएगा, है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है, यही नंबर फोन पे गूगल पे भी है। ठीक है, 499 का इसमें चार्ज है। जो भी पे करेंगे इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज देंगे, है ना। ये व्हाट्सएप भी है आपका, और वहाँ पर आपको पर्सनली सारा मिल जाएगा। फिर आपको ग्रुप में भी डेली वाइज मिलते रहेगा। कोई मंथली चार्ज नहीं है, बस एक बार। मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था दोस्तों? बताइए, मारियान जो था ये किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर फ्रांस, है ना। ये नंबर हो जाएगा आपका फ्रांस का प्रतीक था। मैरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो फ्रांस का आपका। ठीक है, अगला है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688, 1707, या फिर आपका ऑप्शन है 1788, या फिर आपका 1807 में। तो आपका एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था वो हुआ था 1707 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 57 नंबर। 57 है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल को ध्यान में रखिएगा। वो व्यक्ति कौन था जिसने दोस्तों अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया? वो व्यक्ति कौन था दोस्तों? कांट कावूर था, मैरीगोल्डी था, गैरीवाल्डी था, या मेजनी था, या विक्टर इमैनुअल था? वो व्यक्ति कोई और नहीं, काउंट कावूर था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या को बना दिया था। अगला सवाल है आपका कि कावूर आखिर था कौन? तो कांट कावूर कौन था दोस्तों? तो ये था इटली का प्रधानमंत्री, है ना। इटली का प्रधानमंत्री ये था, और ये इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। ठीक है, तो कावूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने
सवाल है ना, आपके एक भी छोड़ना नहीं, एकदम रट लेना है ना। पूरे किताब का हम निचोड़ लेकर के आ गए हैं, ठीक है। प्रश्न है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। अगर आप किताब नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है, हम आपको इतना करवा देंगे कि किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि समय भी नहीं है किताब ज्यादा पढ़ने का, है ना। तो इतना हम एक मतलब उसमें से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा यही मतलब लक्ष्य है कि एक भी सवाल ना छूटे और सारा आपको क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से मिल जाए, आप याद कर ले, है ना। ज़्यादा समय भी नहीं है, ताकि आप लोग का किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था ना, किसने किया था। जियोबार्टी ने, चार्ल्स एल्बर्ट ने, विक्टर इमैनुअल ने या मैजनी ने दोस्तों। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली, जी हाँ, फ्रेंड्स ऑफ इटली मैजनी, है ना, याद रखिएगा किसने, फ्रेंड्स ऑफ इटली मैजनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर आपका। अगला है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इटली, प्रसा, ऑस्ट्रिया, यूनान। तो विलियम प्रथम जो शासक था दोस्तों, ये प्रसा का था। कहाँ का था दोस्तों, ये प्रसा का शासक था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला है कि जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की। पर्सा, ऑस्ट्रिया, सर्डिनिया या नेपल्स ने। तो जॉल्वे राइन की स्थापना हुआ था पर्सा के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा जी, प्रसा के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा आपका एन, जॉल्वे राइन प्रसा, जॉल्वे राइन प्रसा। अगला है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। बताइए बिस्मार्क जो था ये किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। रूसो, हिगेल या फिर अस्डर्ट या फिर जैकब। तो बिस्मार्क जो प्रभावित था हिगेल से, है ना। किससे प्रभावित था दोस्तों, हिगेल से, है ना। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से, हिगेल की विचारधारा से प्रभावित था। प्रश्न है आपका 63 कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ ये मैंने अभी बताया था, सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध कब हुआ जी बताइएगा। सेडान का युद्ध के तहत दोस्तों जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला प्रश्न है कि जर्मेनिया क्या थी। बताइए जर्मेनिया क्या थी, जर्मेनिया क्या थी। मैं ऑप्शन दिखा देता हूं आप लोगों को, ये रहा ऑप्शन। जर्मेनिया क्या थी दोस्तों, बताइएगा जर्मेनिया क्या थी। तो जर्मन राष्ट्र का ये प्रतीक था जर्मेनिया, है ना। जर्मन राष्ट्र का ये प्रतीक था जर्मेनिया। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही। जर्मेनिया क्या था, तो जर्मन का प्रतीक। जर्मेनिया क्या था, जर्मन का प्रतीक। अगला सवाल है आपका 65 नंबर। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ भाई साहब, 1890, 1848, 1871 या 1870। जर्मनी का एकीकरण होता है 1871 ईस्वी, याद रखिएगा 1871 जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिगेल कौन था। तो हिगेल मैंने अभी बताया ना कि हिगेल कौन था, जर्मनी का चांसलर था। नहीं, राजनीतिज्ञ था। नहीं, तो ये दार्शनिक था, ठीक है। हिगेल कौन था दोस्तों, तो एक दार्शनिक था। हिगेल कौन था, तो एक दार्शनिक था। हिगेल कौन था, तो एक दार्शनिक था। अगला प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा दोस्तों कि 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था ये कहाँ हुआ था। सेडान में, सेडोवा में, साइराइन में या फ्रैंकफर्ट में। तो ये युद्ध होता है सेडान में। कहाँ होता है जी, तो ये 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान में युद्ध होता है 1870, ठीक है। अगला है कि सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है। बताइए दोस्तों सेल्सविग और होल्स्टीन का जो संबंध है ये किस देश के एकीकरण से है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए है इटली के एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूनान के एकीकरण, अमेरिका का एकीकरण। तो आंसर क्या होगा फटाफट बताइए, आपके पास समय है ही नहीं। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा जी, जर्मनी का एकीकरण, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट है कि सेडान का युद्ध कब होता है। तो सेडान का युद्ध तो मैंने इतना बार बता दिया कि आपको रटा गया होगा, है ना। तो सेडान का युद्ध 1870 सेडान का युद्ध, ठीक है। सूडान मत कर लीजिएगा, सेडान है। अगला प्रश्न है कि हंगरी की भाषा क्या थी। बताइए
हंगरी की भाषा क्या थी दोस्तों? हंगरी की भाषा क्या थी? है ना, इतालवी थी, मैग्यार थी, पोलिश थी, फ्रेंच थी। तो हंगरी की जो भाषा थी वो मैग्यार थी। क्या थी? मैग्यार थी दोस्तों हंगरी की भाषा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। लगभग 100 सवाल है, यहाँ पर ध्यान रखना है। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हो गया था ये व्यक्ति, है ना, वो भारतीय शासक था, जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था। तो बताए थे ना वो कौन थे? वो थे आपके टीपू सुल्तान जी, है ना, मैसूर के टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका टीपू जी, है ना, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 72 नंबर। 72 नंबर सवाल है कि 19वीं शताब्दी में, बताइए 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए, आपके पास 5 सेकेंड का समय है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, है ना। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम हुआ कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। अगला है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए नेपल्स की क्रांति कब हुई? 1820, 21, 22, 23। तो आंसर हो जाएगा 1821 ईस्वी में हुआ था नेपल्स की क्रांति। ठीक है, 1821 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? बताइए पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया या फ्रांस? तो रूस ने कुचल दिया, है ना, रूस ने कुचल दिया। अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर कि युवा इटली संस्था का विकास किसने किया दोस्तों? युवा इटली संस्था का विकास किया था किसने? युवा इटली संस्था का विकास किया मेजनी, काउंट कावूर, गैरिबाल्डी या बिस्मार्क? तो वो करने वाला कोई और नहीं था दोस्तों, मेजनी था। कौन था? मेजनी था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला सवाल है आपका 76 नंबर मेरे प्यारे दोस्तों कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? बताइए यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? ब्रिटिश कवि थे जो शहीद हो गए थे। ऑप्शन देखिए, जल्दी से बता दीजिए, बताइए जल्दी क्या होगा इसका आंसर। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे, वो थे लॉर्ड बायरन, है ना, लॉर्ड बायरन थे दोस्तों। आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? बताइए मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी? आंसर हो जाएगा मारियान दोस्तों, ये फ्रांस, है ना। ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? बताइए जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 1, 2, 3, 4। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने दोस्तों टोटल 3 युद्ध किए थे। ठीक है, 3 लड़ाई लड़े थे। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर है 79 नंबर। 79 है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? वाह 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 वाह। कह रहा है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था दोस्तों कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा? लुई 16वां, नेपोलियन पापा, नेपोलियन बोनापार्ट लिखना चाहिए, लुई नेपोलियन या चार्ल्स दसम? किसने दोस्तों? 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर देखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा जी? तो फ्रांस का वो कौन सा राजा था? तो चार्ल्स दसम था, है ना। वो कौन सा था आपका? चार्ल्स दसम था आपका दोस्तों, वो व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि अंग्रेज की राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा, है ना, चार्ल्स दसम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 80 नंबर। प्रश्न है दोस्तों कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? बताइए, है ना, फ्रांस का शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो फ्रांस का शासक था उस समय नेपोलियन तृतीय, है ना। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय नेपोलियन तृतीय था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? कौन सा देश था दोस्तों जिसका हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तुर्की? तो वो देश था दोस्तों आपका ऑस्ट्रिया, है ना, वो देश था आपका
ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी कार्बोनरी है दोस्तों, बताइए कार्बोनरी क्या है जी। तो कार्बोनरी क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया या का संगठन है, जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन है, या इटली में क्रांतिकारियों का संगठन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। कार्बोनरी जो है ना ये इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है, ठीक है, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है आपका कार्बोनरी। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था, बताइए। 1789 में कौन सी क्रांति होती है, तो फ्रांस की क्रांति होती है, आपको पता होगा। और फ्रांस की क्रांति के समय कौन था, तो लुई 16वां था आपका। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ दोस्तों। मताधिकार बहुत लेट से प्राप्त हुआ। फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, सोच रहा है ना, 1789 में क्रांति होती है और महिलाओं को मताधिकार कब मिलता है, मताधिकार जाके मिलता है 1946 ईस्वी में। सोच लीजिए कितने वर्ष बाद, है ना, 1789 के बाद अगर 100 वर्ष हम ले लेते हैं तो 1889 के बाद दोस्तों, है ना, यहाँ देखिए 70-80 साल मतलब कि बाद जाकर के लगभग पौने 200 वर्ष के बाद दोस्तों आपको महिलाओं को मताधिकार मिलता है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना जी। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी में कौन सा युग कहा जाता है, बताइए 19वीं सदी को कौन सा युग कहिएगा आप। नव उदारवाद का युग, पूंजीवाद का युग, समाजवाद का युग, या उदारवाद का युग, क्या हो जाएगा। तो 19वीं सदी को कहा जाता है दोस्तों उदारवाद, है ना, उदारवाद का युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना, ऑप्शन हो जाएगा जी आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर की फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों। फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, आखिर इसका कारण क्या था। कारण था प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी शासन, या मनसबदारी प्रथा। तो देखिए न ही प्रजातंत्र शासन, न ही गिरफ्तारी, न ही मनसबदारी, निरंकुश शासन था वहां पर, है ना। निरंकुशता बहुत ज्यादा अपनाया जा रहा था वहां, जो है ना, जो आपका स्टेट में जो बांट दिया गया था लोगों को, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट वाले, द्वितीय स्टेट वाले न ही कोई टैक्स वसूलते थे, वो लोग खाली सिर्फ दोस्तों तृतीय स्टेट वाले को क्या करते थे, शोषण करते थे, है ना। निरंकुश शासन था, इसीलिए वहां पर ये सभी हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं। तो यूरोप का मरीज, पहला सवाल ही आपको बताया था, यूरोप का मरीज था आपका तुर्की, है ना। तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर की वियना सम्मेलन कब होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन है ये, वियना सम्मेलन कब होता है, तो 1815 ईस्वी में होता है आपका वियना सम्मेलन। कब होता है जी, 1815 ईस्वी, याद रखिएगा, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने किया था। मैजनी, कावूर, गरीबोल्डी, या बिस्मार्क ने। तो ये किया था दोस्तों मैजनी ने। किसने किया था, मैजनी ने किया था दोस्तों यंग यूरोप और यंग इटली, है ना, जवान यूरोप और जवान इटली, ठीक है, मैजनी ने किया था आपका। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर सवाल है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। बताइए दोस्तों, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान की, तुर्की की, रूस की, फ्रांस की। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो पराजय होती है वो होती है किसकी, तुर्की की ये पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला सवाल है कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था। बताइए मेटरनिख कहाँ का था, जर्मनी का था, ऑस्ट्रिया का था, आपका इटली का था, या पर्सा का था दोस्तों। मेटरनिख कहाँ का दोस्तों ये चांसलर था, बताइएगा। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था। मेटरनिख जो था दोस्तों ये था आपका ऑस्ट्रिया का। कहाँ का था दोस्तों, ये था आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर, बताइए 91 का आंसर क्या होगा, है ना। 91 प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। इसका पीडीएफ अगर चाहिए दोस्तों तो आपको मिल जाएगा हमारे जो यहाँ पर नंबर दिया गया है इस नंबर पे। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है, यही नंबर हमारा फोन पे, गूगल पे भी नंबर है। आपको 499 इसमें चार्ज है, 499 रुपीज़। तो आप इसको इस पे पे करके आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। वहाँ पर पीछे जितना क्लास हो गया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, और जो टेस्ट लिए हैं आपका 40 टेस्ट अभी तक टोटल हो गया है, वो भी आपको मिल जाएगा। हिंदी का भी क्लास हुआ है
और जितने क्लास हुए हैं, टेस्ट हुए, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और आगे जो क्लास होगी दोस्तों आपका एग्जाम तक, तो आपको वो मिलते रहेगा, है ना। कोई मंथली अलग से चार्ज आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो भी पे करेंगे तो स्क्रीनशॉट आप जरूर भेज देना है इस नंबर पे, तभी आपको सारे चीज मिल सकते हैं। और ये जितने प्रश्न है ना आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किताब नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है, जितना सवाल हम दे दिए हैं इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी, बताना है। आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति के साथ, है ना। फ्रांस की क्रांति के साथ है ऑप्शन नंबर सी नंबर 1789 में। अगला है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, बताइए वो कौन सा देश है जिसका हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तुर्की। तो हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था दोस्तों, वो था देश आपका ऑस्ट्रिया, है ना। वो देश था कौन था, ऑस्ट्रिया देश था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 94 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए, है ना। इतने सारे लोग लाइव हैं, प्लीज लाइक तो कर दीजिए मेरे दोस्तों, है ना। एक लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए जी, तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था, तो लॉर्ड बायरन, है ना। लॉर्ड बायरन शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर के हीगेल कहाँ का दार्शनिक था, बताइए हीगेल कहाँ का था दोस्तों। फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हीगेल कहाँ का था, हीगेल कहाँ का था जी, हीगेल कहाँ का दार्शनिक था। हीगेल कौन था, दार्शनिक था, इटली जर्मनी का था, है ना। इटली नहीं, ये जर्मनी का आपका दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, जर्मनी का। अगला प्रश्न है 96 नंबर। 96 नंबर सवाल है कि कार्बोनरी यानी कि उग्र राष्ट्रवादी संगठन था कार्बोनरी, है ना। तो कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई है। कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना जो हुई है दोस्तों, ये इटली में की गई है। कहाँ की गई है, इटली में, जी हाँ, कहाँ की गई है, इटली में की गई है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है 97 नंबर सवाल, है ना। 97 सवाल है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो ये सवाल तो मैंने अभी बताया था ना, चार्ल्स दसम ने ये कहा था आपका, ठीक है। चार्ल्स दसम कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। किसने कहा था, तो फ्रांस का ये राजा था चार्ल्स दसम, ठीक है। 98 नंबर सवाल है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए दोस्तों कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी। 1810, 15, 30, 48। तो 1810 में हुई थी कार्बोनरी की स्थापना, 1810। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये टोटल आपका 98 सवाल था आपका इसमें दोस्तों, है ना। मजा आ गया, मजा आ गया, हमको तो बहुत मजा आया, पता नहीं आप लोग को भी आया होगा। अगर मजा आ गया दोस्तों तो एक लाइक भी कर देना है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पर, तो आप ध्यान में रखना है। और अगर समय तो ज़्यादा नहीं है अब, है ना, पीडीएफ लेकर के भी आप पढ़ सकते हैं, वीडियो से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसी इच्छा हो, है ना जी। चलिए तो ये हमारा व्हाट्सएप है 78 57 82 43 10। फोन पे गूगल पे भी नंबर आपका यही है। 499 अभी मात्र इसमें आपको एक बार चार्ज लगेगा, सिर्फ एक बार 499 पेमेंट करना है। उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, वीडियो नोट्स, लाइव क्लासेज आपको मिलता रहेगा, है ना। एग्जाम तक मिलता रहेगा, कोई अलग से इसमें चार्ज आपका नहीं लगेगा। अगस्त में एग्जाम है 24, 26, 24, 25, 26, 27, है ना। 24, 25 और 26 और आपका 27, ये 4 डेट में आपका लगातार एग्जाम अब हो गया है। तो आपको तैयारी में एकदम लगे रहना है पुरजोर तरीके से, है ना जी, एकदम तैयारी करते रहना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग जुड़ जाइएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए बताइए क्लास कैसा लगा। और देखिए आज चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 हम कल आपको करवा देंगे। कल 3 बजे से भी क्लास होगी, तो 3 बजे भी आप लोग सभी लोग जुड़िएगा। 3 बजे, है ना। 3 बजे भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिसमें पूरा आपको दोस्तों निचोड़ किया जाता है ना। जितने भी आपके सवाल होते हैं सबका ऑपरेशन किया जाता है 3 बजे, ठीक है। तो 3 बजे वाली क्लास भी आपको डेली करनी है, और रात में 9 बजे वाली भी क्लास। ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 2 हम कल देख लेंगे। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सभी लोगों को अच्छे से रहिए और अपना ध्यान रखना है। थैंक यू।